नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम लोग अभी पेपर 1 का सेक्शन ए का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें वेरियस जो थिंकर्स हैं उनका क्या विचार है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। मार्क्स के बारे में हम पिछला क्लास में डिस्कस किए थे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मार्क्स के बारे में हम देखेंगे तो उसको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ग्राम्स्की के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, एक चीज़ हमने एक डिस्कस किया था, एक न्यू मार्क्सिस्ट के बारे में बताया था, एक ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट के बारे में बताया था। न्यू मार्क्सिस्ट उसमें क्या बताए थे कि जो यंग मार्क्स का जो फॉलोअर है, जब मार्क्स यंग थे तो उन्होंने जिस प्रकार की बात जो भी बुक लिखा, जो भी उनका काम था, उसको फॉलोअर को क्या कहते थे, न्यू मार्क्सिस्ट। इसमें उन्होंने क्या किया था, एलियनेशन का कंसेप्ट दिया था। एक ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट कौन थे, जो कि मैच्योर मार्क्स के जो फॉलोअर थे। मैच्योर मार्क्स यानी कि मार्क्स जब मैच्योर हो गए थे तो उस समय उन्होंने जो भी बुक लिखा था उसके जो फॉलोअर था उनका हमने क्या नाम दिया था, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट नाम दिया था। इसमें मेनली कौन कौन थे, इनमें मेनली लेनिन थे, माओ थे, स्टालिन थे। एक और क्लासिफिकेशन किया गया है मार्क्सिस्ट के अंतर्गत, जो कि जो भी उनका जो काम था उसको हूबहू जो फॉलो किया, मतलब कि जो फॉलोअर्स थे मार्क्स के, जो भी बात जो मार्क्स के जो बोले उसको मतलब बिल्कुल दम अंधभक्त के रूप में जिन्होंने फॉलो किया कि हाँ, थोड़ा सा भी परिवर्तन हमको नहीं लाना है, बस जो बोल रहे हैं बस उसको हूबहू क्या करना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है, और उसी के अनुसार जो है वर्ल्ड में चेंज लाने की कोशिश करना है। तो इस प्रकार के जो थिंकर थे उनको कहा गया क्लासिकल मार्क्सिस्ट। क्या कहा गया, क्लासिकल मार्क्सिस्ट। और एक और मार्क्स एक जो है, जो वो भी फॉलोअर ही हैं मार्क्स के, मतलब कि वो भी मार्क्स के अंधभक्ति थे, लेकिन बस उसमें उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा परिवर्तन लेकर के आया। क्योंकि याद कीजिए, मार्क्स का मेन काम क्या था कि हमें कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेकर के आना है। तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाने में हमारी जो भी उन्होंने आइडियोलॉजी दिया तो उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया। मतलब फेरबदल क्यों किया, क्योंकि देखिए मार्क्स का काम था कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आना, लेकिन आया नहीं। रसिया में आया भी तो थोड़ा सा परिवर्तन के साथ आया। उसी प्रकार से जो फॉलोअर थे मार्क्स के, वो चाहते थे कि मतलब कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आए, लेकिन मार्क्स के जो हूबहू आइडियोलॉजी था, हूबहू जो विचार था, उसके माध्यम से तो आ नहीं रहा था। तो उसमें क्यों ना थोड़ा सा हम परिवर्तन कर देते हैं। तो उनके आइडियाज़ को तो इन फॉलोअर ने अपनाया, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ। तो ऐसे फॉलोअर को कहा गया न्यू मार्क्सिस्ट। तो एक और क्लासिफिकेशन हमने क्या किया, एक तो पहले हमने किया न्यू मार्क्सिस्ट, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट। आज जो हमने एक क्लासिफिकेशन किया है वो किया है क्लासिकल मार्क्सिस्ट और न्यू मार्क्सिस्ट। क्लासिकल मार्क्सिस्ट वैसे फॉलोअर हैं जो मार्क्स के विचार को हूबहू क्या करते हैं, अपनाते हैं, तो उसको क्या कहा गया, क्लासिकल मार्क्सिस्ट। और एक ऐसे फॉलोअर हैं जो मार्क्स के विचारों को तो अपनाते हैं, यानी कि उनके विचार को मानते हैं, उसके अनुसार जो वर्ल्ड है उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके विचार में कुछ परिवर्तन के साथ। तो ऐसे मार्क्सिस्ट को कहा गया न्यू मार्क्सिस्ट। तो याद रखिएगा, तो क्लासिकल मार्क्सिस्ट किसे कहा जाता है, तो वैसे विचारक जो मार्क्स के सारे विचार को बिना परिवर्तन के स्वीकार कर लेते हैं, तो उसको क्लासिकल मार्क्सिस्ट कहा जाता है। न्यू मार्क्सिस्ट किसको कहते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि न्यू मार्क्सिस्ट किसे कहते हैं, कि तो वैसे विचारक जो मार्क्स के विचार को अपनाते हैं लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे याद कीजिए, मेन जो क्लासिकल मार्क्स, जैसे मार्क्स क्या बोले थे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर पर जिसका कब्जा रहा है वही जो है वो स्टेट पर भी कब्जा रखा है, या फिर मीडिया पर कब्जा रखा है, कल्चर पर कब्जा रखा है, सोसाइटी पर कब्जा रखा है, स्टेट पर कब्जा रहा है, एजुकेशन पर कब्जा रखा है। तो ये कहना था ना मार्क्स का, यानी मार्क्स का कहना था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही सबसे मेन स्ट्रक्चर है, उस पर जो फॉलो करेगा, उसको मानेगा, वही जो है वो दुनिया पर राज करेगा। तो इसलिए इसी के आधार पर जो है हैव और हैव नॉट बटा है। इतिहास उठा करके देखिए तो हैव और हैव नॉट इसी तरह से बटा हुआ है, आज भी हैव और हैव नॉट उसी प्रकार से बटा हुआ है। इसलिए रेवोल्यूशन वर्कर लेकर के आई और बेसिक स्ट्रक्चर पर कब्जा करे, ये मानना था मार्क्स का। लेकिन अब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया नहीं, यानी कि अब जो न्यू मार्क्सिस्ट वाला का जो, तब क्लासिकल मार्क्सिस्ट क्या मानते हैं कि ठीक है, मार्क्स जो बोले बेसिक स्ट्रक्चर पे ही वर्कर को कब्जा करना है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो न्यू मार्क्सिस्ट है उनका क्या मानना था कि देखिए रेवोल्यूशन तो आया नहीं, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ जो सुपर स्ट्रक्चर है, जैसे कि मीडिया, स्टेट, एजुकेशन, ये सब का कुछ न कुछ रिलेवेंट है, यानी कि इस पर भी वर्कर को कब्जा करना होगा, तभी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेकर के आया जाएगा। तो वैसे न्यू मार्क्सिस्ट है, तो वैसे विचारक जो विचार को अपनाते हैं मार्क्स के विचार को, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा सुपर स्ट्रक्चर का भी इंडिपेंडेंट रूप से क्या है, रिलेवेंस है। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा, न्यू मार्क्सिस्ट किसको कहते हैं, क्लासिकल मार्क्सिस्ट किसको कहते हैं। तो जो ग्राम्स्की हैं वो क्या है, वो एक न्यू मार्क्सिस्ट है। क्या है वो,
न्यू मार्क्सिस्ट है। यानी कि ये मार्क्स के आधार पर ये भी चाहते हैं कि रेवोल्यूशन आए, रेवोल्यूशन लाना जरूरी है, हैव और हैव नॉट के बीच की जो दूरी है वो ख़त्म हो, अगर से एब्सोल्यूट इक्वलिटी आए। इसलिए ये चाहते हैं कि मार्क्स के विचारों को क्या करना है, अपनाना है, उसके अनुसार वर्ल्ड में परिवर्तन लेकर के आना है। लेकिन उसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा हम लोग परिवर्तन लाएंगे। तो ग्राम्स्की किस स्कूल से संबंध रखते हैं, न्यू मार्क्सिज्म स्कूल से संबंध रखते हैं। एक अगला स्टेप पे क्वेश्चन और है कि फादर ऑफ न्यू मार्क्सिज्म किसको कहा जाता है, तब ग्राम्स्की को ही कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट ग्राम्स्की टॉपिक है ग्राम्स्की का। तो ग्राम्स्की को क्या माना जाता है, फादर ऑफ न्यू मार्क्सिस्ट। ग्राम्स्की थे जो उन्होंने बताया था कि देखिए मार्क्स के विचारों को हूबहू अपनाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर तो है इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं करें कि बेसिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ सुपर स्ट्रक्चर ऐसे भी हैं उसका रिलेवेंस है, यानी कि उस सुपर स्ट्रक्चर को भी इंडिपेंडेंट रूप से हमने देखना होगा। इनका मानना था कि देखिए किसी भी स्टेट में कल्चर कैसा है, जो कल्चर जो है, जैसे कि यहाँ ये भी सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो कल्चर को भी क्या कर रहे हैं कि जो ये कैपिटलिस्ट लोग हैं उसको भी एक प्रकार से हथियार के रूप में यूज कर रहे हैं। जिस प्रकार से स्टेट को अपने हथियार के रूप में यूज किया है, उसी प्रकार से कल्चर को भी एक प्रकार से हथियार के रूप में यूज कर रहे हैं। कल्चर को भी इस प्रकार से उन्होंने बनाया है कि ताकि वो कैपिटलिज्म को बढ़ावा दें। इसलिए जो कल्चर है उस कल्चर को भी परिवर्तन करना होगा, यानी कि कल्चर भी एक इंडिपेंडेंट है बेसिक स्ट्रक्चर की तरह, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की तरह, और उस कल्चर को भी क्या करना होगा, एक प्रकार से वर्कर को अपने कब्जा में लेना होगा, उस कल्चर को भी अपने अनुसार बनाना होगा, तभी एक प्रकार से क्या आएगा, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आएगा और इक्वलिटी आएगी। तो फादर ऑफ न्यू मार्क्सिस्ट ग्राम्स्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मार्क्स को क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से किसने बचाया था, ये ग्राम्स्की ही थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से मार्क्स को किसने बचाया था, तो ग्राम्स्की ने बचाया था। क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म वही, मार्क्स तो एक ही चीज़ मान के बैठे हुए हैं ना कि जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसी पर जो कब्जा कर लेगा उसी का राज चलेगा, उसी के आधार पर क्या किया जाएगा, वर्कर इक्वलिटी ला सकते हैं, यानी कि कम्युनिज्म ला सकते हैं, क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी ला सकते हैं। लेकिन ग्राम्स्की का मानना था कि केवल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर कब्जा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक सुपर स्ट्रक्चर कल्चर पर भी हमें कब्जा करना होगा। तो मार्क्स को क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से किसने बचाया, ग्राम्स्की ने। ग्राम्स्की का मानना था कि कल्चर का भी क्या है, इकोनॉमी की तरह अलग से क्या है, महत्व है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करेंगे, ये कौन सा कल्चर के बारे में बता रहे हैं, कल्चर में क्या चीज़ परिवर्तन करना है, हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्होंने ही हेगमोनी का कंसेप्ट दिया था। हेगमोनी का मतलब कि जो कल्चर जिस प्रकार से डेवलप किया गया, यानी कि उस आधार पे उन्होंने क्या किया है कि कैपिटलिस्ट लोगों ने हेगमोनी डेवलप करके रखा है, ताकि वर्कर चाह के भी क्या करे, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ना लेकर आए। अगला, यंग मार्क्स के फॉलोअर को क्या कहा जाता है, उसी प्रकार से ये रिवीजन का क्वेश्चन है, हम पहले डिस्कस किए थे कि ये क्लासिफिकेशन उन्होंने ये इस आधार पर किया है कि यंग मार्क्स के जो काम था उसको जिस रूप से फॉलो किया गया है, जो फॉलो करते हैं उसको न्यू मार्क्सिस्ट कहा जाता है। इसमें हम लोग हार्बर्ट मार्क्यूजे का नाम बताया था और थियोडोर एडोर्नो का नाम बताया था। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट जो कि मैच्योर मार्क्स के जो फॉलोअर हैं, तो उसको एक प्रकार से जो फॉलो करते हैं, तो उसको एक प्रकार से मैच्योर मार्क्स के फॉलोअर करते हैं। इसमें कौन कौन थे, लेनिन थे और स्टालिन थे, माओ थे। ये सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यही याद रखिएगा कि ये तो रिवीजन का है, यंग मार्क्स के फॉलोअर को क्या कहा जाता है, न्यू मार्क्सिस्ट कहा जाता है, और मैच्योर मार्क्स के फॉलोअर को क्या कहा जाता है, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट कहा जाता है। इनमें मेनली कौन है, लेनिन, माओ और स्टालिन। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आगे फिर से हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन। ग्राम्स्की का भी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है। फिलहाल इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।